एवरीवन। तो कल हमने देखा था फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स की अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। मीन्स हमने टॉपिक 13.1 और 13.2 ये कवर किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 13.3 से। एनसीईआरटी ही हमारा बेस है, हम एनसीईआरटी को ही लेके चलेंगे होल चैप्टर। यू वुड ऑफ कोर्स आंसर इन द ग्रीन लीफ। आपसे पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, तो आप आंसर करेंगे ग्रीन लीफ में होती है। ग्रीन लीफ में कहाँ? तो क्लोरोप्लास्ट में। एनसीईआरटी लिखती है यू आर डेफिनेटली राइट, आप सही हैं। फोटोसिंथेसिस डज टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट बट इट डज सो ऑल्सो इन द अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। कि कुछ अदर पोर्शंस होते हैं, वहाँ भी होते हैं। कैन यू नेम सम ऑफ अदर पार्ट्स वेयर यू थिंक फोटोसिंथेसिस में कर। आपसे पूछा गया है कि कुछ एग्जाम्पल्स बताइए लीफ के बिसाइड्स जहाँ पे हम फोटोसिंथेसिस देख सकते हैं। तो मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन कर रखे हैं, जैसे टेंड्रिल, लेकिन टेंड्रिल ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन स्टेम अगर है, स्टेम में कौन सी पार्ट करेगी? हाइपोडर्मिस, क्योंकि हाइपोडर्मिस में कोलेनकेमा होता है और आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा कोलेनकेमा कैन डू फोटोसिंथेसिस, है ना। तो हाइपोडर्मिस होगी, हाइपोडर्मिस में कोलेनकेमा। अगर सेपल ग्रीन हो तो कुछ केसेस में वहाँ भी फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है। ओके, यू वुड रिकलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस यूनिट दैट द मेजोफिल सेल्स इन द लीव्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखिए हमने ऊपर लीफ लगा रखा है और लीफ में हम पैलिसेड मेजोफिल देख रहे हैं, स्पॉन्जी मेजोफिल देख रहे हैं। पैलिसेड और स्पॉन्जी कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? डायकॉट लीफ में। मोनोकॉट लीफ में सिंपल मेजोफिल, वहाँ पैलिसेड मेजोफिल या स्पॉन्जी मेजोफिल नहीं है, सिंपली मेजोफिल है। और मेजोफिल सेल्स में जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं इस पूरे फिगर में, जगह जगह उसने मेजोफिल सेल्स में डॉट डॉट दिखा रखी है। वो क्या दिखा रखा है? उसने क्लोरोप्लास्ट दिखा रखा है। ओके, जैसे लेट्स से हम ये एक लीफ लेते हैं, ये लीफ है आपका। हमने इस लीफ के इस पार्ट को जूम किया, इस पार्ट को जूम किया, मीन्स आपने ट्रांसफर सेक्शन काटा। ट्रांसफर सेक्शन कट करने के बाद आपको कुछ मेजोफिल सेल्स देखे। सर कौन से मेजोफिल सेल्स? जैसे देखिए ये सब क्या है? मेजोफिल सेल्स है, ये मेजोफिल सेल्स है। फिर आपने क्या किया? इस एक मेजोफिल सेल्स को जूम किया, ये हमने एक मेजोफिल सेल को जूम किया तो मुझे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखे, इस टाइप के ये स्ट्रक्चर्स दिखे। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। फिर आपने इसको जूम किया। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर मैं आगे बताऊंगा आपको। इस स्लाइड का बस बेसिक कॉन्सेप्ट ये था हमारा कि हम लीफ में ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे, मुझे मेजोफिल सेल्स दिखेंगे। मेजोफिल सेल्स में हम बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट देखेंगे। ओके, नाउ usually the chloroplast align themselves along the walls of the mesophyll cells such that they get the optimum quantity of the incident light. Optimum quantity of the incident light, ये वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम क्लोरोप्लास्ट के अरेंजमेंट ऐसा देखेंगे जिससे उसको फोटोसिंथेसिस के लिए आइडियल लाइट कंडीशन मिल सके, ऑप्टिमम लाइट कंडीशन मिल सके। When do you think the chloroplast will be aligned with their flat surfaces parallel to the walls? Parallel to the walls कब होगी? लो लाइट में। When would they be perpendicular to the incident light? कब होगी? हाई लाइट में। तो देखिए इस फिगर को, हमने फर्स्ट फिगर में क्लोरोप्लास्ट को कुछ ऐसा लगा रखा है, ऐसे लगा रखा है हमने, और लाइट ऐसे गिर रही है। तो अरेंजमेंट कैसी है? पैरेलल है। और पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट हम कब देख सकते हैं? हाई लाइट कंडीशन में, है ना। पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट हम देखेंगे हाई लाइट कंडीशन में। अच्छा, यहाँ लेवलिंग गड़बड़ हो गई थी। गड़बड़ है। हाई लाइट कंडीशन में हम लोग देखेंगे पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट। वहीं अगर लो लाइट कंडीशन की बात करें तो देखिए हमने ऐसे लगा रखी है, ऐसे। ये क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट होगी लो लाइट कंडीशन में। ऐसा बस इसलिए कि हमें आइडियल लाइट कंडीशन चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर मॉडरेट लाइट आ रही है फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर रैंडम अरेंजमेंट होगी। इन अरेंजमेंट्स के कुछ नाम हैं जो आप याद रखें तो ठीक है, नहीं रखें तो भी सही है। जैसे अगर पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट है तो पारास्ट्रोप कहते हैं, अगर परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट है तो एपीस्ट्रोप कहते हैं, और अगर रैंडमली अरेंज है तो एपोस्ट्रोप कहते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाई लाइट कंडीशन में आप पैरेलली अरेंज करेंगे सो डैट कि लाइट इंटेंसिटी से हम बच सकें।
लो लाइट कंडीशन में आप ऊपर वाले सरफेस में परपेंडिकुलर अरेंज करेंगे सो डैट मैक्सिमम लाइट आप कैप्चर कर सकें। रैंडम कंडीशंस तब अरेंजमेंट होगी जब मॉडरेट लाइट होगी। ठीक है, यहाँ तक डन है एनसीईआरटी। नाउ नेक्स्ट, यू हैव स्टडीड इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन चैप्टर 8। ठीक है, आपने वहाँ भी पढ़ रखा है। Within the chloroplast, there is a membranous system consisting of grana, the stroma lamellae, and the matrix stroma. आपको क्लोरोप्लास्ट में दो चीज़ें देखने को मिलेगी, एक तो मेम्ब्रेन सिस्टम और दूसरा मैट्रिक्स। मेम्ब्रेन सिस्टम में दो पार्ट्स आएंगे, एक ग्राना और दूसरा स्ट्रोमल लैमेले। देखिए, ये हमने एक ऐसे बनाया, ये क्या है, थैलाकॉइड है। अब मैंने कुछ थैलाकॉइड्स इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर पाइल्स अप कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, ग्रैनम। सही है। अब लेट से आपने क्या किया, एक और ग्रैना बना दिया, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है फिगर में। देखिए, ये एक ग्रैनम हुआ और ये आपका दूसरा ग्रैनम हुआ। इन दो ग्रैनम को कनेक्ट करने वाला जो थैलाकॉइड होगा, जैसे ये थैलाकॉइड क्या कर रहा है, दो ग्रैनम को कनेक्ट कर रहा है। इस थैलाकॉइड को आप बोलेंगे स्ट्रोमल लैमेले। स्ट्रोमल लैमेले, एक थैलाकॉइड लिया हमने, एक के ऊपर एक पैल्सअप किया, जैसे आप सिक्के पैल्सअप करते हैं, ग्रैनम बन गया। फिर एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से कनेक्ट करने वाला जो थैलाकॉइड है वो स्ट्रोमल लैमेले है। नाउ एनसीईआरटी ने आपसे कहा कि ये जो स्ट्रोमल लैमेले है और साथ में ग्रैनम है, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, मेम्ब्रेन सिस्टम बना रहे हैं। ग्रैनम प्लस स्ट्रोमल लैमेले क्या है, मेम्ब्रेन सिस्टम है, और बाकी जो बच गई वो मैट्रिक्स है, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स है। देखिए इस फिगर में हमने यहाँ लेवल कर रखा है स्ट्रोमा। ओके, द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। अभी हम लोग आगे देखेंगे, लाइट रिएक्शन की बात हो रही है। लाइट रिएक्शन की साइड क्या है, मेम्ब्रेन सिस्टम। लाइट रिएक्शन में क्या मिलेगा मुझे, एटीपी मिलेगी, एनएडीपीएच मिलेगा और साथ में ऑक्सीजन मिलेगा। इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसाइज शुगर विच इन टर्न्स फॉर्म्स स्टार्च। यहाँ लिखा है एंजाइमेटिक रिएक्शंस सिंथेसाइज शुगर, किसकी बात हो रही है, एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसाइज शुगर किसकी बात हो रही है, C3 साइकिल की। C3 साइकिल से आप क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। अब ग्लूकोज को प्लांट अलग अलग फॉर्म्स में यूज कर सकता है, स्टार्च बना सकता है, अदर दूसरे सब्सटेंसेस भी बना सकता है, जैसे सेलुलोज फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन। Now, the former set of reactions, since they are directly light driven, are called light reaction or photochemical reaction। ये इन डिटेल हम आगे बताएंगे आपको, लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन। The latter means dark reaction की बात हो रही है, are not directly light driven but are dependent on the products of light reaction ATP and NADPH। देखिए जो लाइट रिएक्शन है उसके मेजर 3 प्रोडक्ट्स हैं, ऑक्सीजन, ATP और NADPH। ATP और NADPH वापस से यूज होगी डार्क रिएक्शन में। तो डार्क रिएक्शन किस पे डिपेंडेंट है, ATP और NADPH पे। और ATP और NADPH कहाँ से आ रही है, लाइट रिएक्शन से, इसलिए डार्क रिएक्शन डिपेंडेंट है लाइट रिएक्शन पे। तो नाम भले ही डार्क रिएक्शन है बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो डार्क में चल रहा है, वो चलेगी लाइट में ही। क्यों, क्योंकि वो डिपेंडेंट है लाइट रिएक्शन पे। Hence to distinguish the latter they are called by convention as dark reaction। आपने इसको डार्क रिएक्शन लिख रखा है क्योंकि डायरेक्ट लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। डार्क रिएक्शन को हम कार्बन रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि C3 साइकिल देखते हैं आप। However, this should not be constructed to mean that they occur in darkness or that they are not light dependent। ये मैंने पहले ही समझा दिया कि लाइट डिपेंडेंट होते हैं ये। क्यों, क्योंकि लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है उससे डार्क रिएक्शन चलेगी। हमें ATP चाहिए, NADPH चाहिए डार्क रिएक्शन में, और ATP और NADPH कहाँ से मिलेगा, लाइट रिएक्शन से मिलेगा। ओके, अब एनसीईआरटी की ये फिगर है, इसको थोड़ा समझिए। सबसे बाहर आउटर मेम्ब्रेन होगी, उसके जस्ट नीचे ये इनर मेम्ब्रेन दिखा रखा है। ये आपका पूरा ग्रैनम या ग्राना है। दो ग्राना को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर स्ट्रोमल लैमेले, ये दिखा रखा है एनसीईआरटी ने। पूरी की पूरी आपकी स्ट्रोमा है। ये स्ट्रोमा में कुछ राइबोसोम्स होंगे। याद हो क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक
सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, यहाँ 70s नेचर के राइबोसोम होंगे, इवन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा इसके पास। ये आपके बुक ने कुछ स्टार्च ग्रेन्यूल्स दिखा रखे हैं, ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं जो स्टोर्ड फॉर्म है, और साथ में कुछ लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं। क्लियर है यहाँ तक एनसीईआरटी? नाउ नेक्स्ट, लुकिंग एट प्लांट्स, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एंड हाउ देयर आर सो मेनी शेड्स ऑफ ग्रीन इन देयर लीव्स इवन इन द सेम प्लांट? कारण कि अगर आप सेम प्लांट में अलग अलग लीव्स को देखें तो आपको डिफरेंट शेड्स नज़र आते हैं। मीन्स ग्रीन तो आती ही नज़र, पर ग्रीन भी डिफरेंट टाइप्स की नज़र आती है। ऐसा क्यों? ऐसा डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स की वजह से होता है। खुद एनसीईआरटी लिखेगी आगे। वी कैन लुक फॉर एन आंसर टू दिस क्वेश्चन बाय ट्राइंग टू सेपरेट द लीफ पिगमेंट ऑफ एनी ग्रीन प्लांट थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? पिगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी की पिक लगा रखी है आपके लिए। क्लोरोफिल ए की बैंड आ रही है, क्लोरोफिल बी, देन कैरोटीन और जेंथोफिल। पेपर क्रोमेटोग्राफी कैसे करते हैं ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस ऐसे ही इमेज आपके लिए लगा दिया कि आप देखें इस तरीके से हमें सेपरेटेड मिलते हैं पिगमेंट्स आफ्टर पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्लोरोफिल ए मिला है, क्लोरोफिल बी मिला है, साथ में कैरोटीन और जेंथोफिल। इन्हीं पिगमेंट्स के वजह से हमें डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। ग्रीन के डिफरेंट शेड्स की जो बात कर रहा है एनसीईआरटी, वो इन्हीं पिगमेंट्स के वजह से। नाउ, a chromatographic separation of the leaf pigment shows that color that we see in the leaf is not due to a single pigment but due to 4 pigment। अब यहाँ से assertion रीजन बन सकता है। ऊपर उसने लिखा था कि हम डिफरेंट शेड्स देखते हैं ग्रीन कलर का, ये हम assertion में लिख सकते हैं, और रीजन में लिख सकते हैं इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंट पिगमेंट्स और इट इज़ नॉट ड्यू टू अ सिंगल पिगमेंट। तो assertion रीजन के लिए अच्छी स्टेटमेंट बन गई। क्लोरोफिल ए जो कि आपको कैसा दिखेगा? ब्लू ग्रीन दिखेगा। क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन दिखेगा। जेंथोफिल येलो कलर दिखेगी, और कैरोटीनॉइड्स येलो टू येलो ऑरेंज दिखेगा। एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी हम पिगमेंट की कलर की बात करेंगे तो आपको वो कलर दिखेगा जो पिगमेंट ने रिफ्लेक्ट किया है। जिस वेवलेंथ को पिगमेंट ने एब्जॉर्व कर लिया उसको तो वो यूज करेगा, जो उसने रिफ्लेक्ट किया है आपको वो कलर दिख रहा है। अगर मुझे क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन दिख रही है, इसका मतलब उसने मोस्ट ऑफ द लाइट जो रिफ्लेक्ट की वो ब्लू ग्रीन की। ओके, लेट अस नाउ सी व्हाट रोल वेरियस पिगमेंट्स प्ले इन फोटोसिंथेसिस। ओके, पिगमेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। पिगमेंट क्या करते हैं? लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, और लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद पिगमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगी। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने का मतलब वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएंगे, जैसा आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो जैसे ही लाइट गिरी किसी पिगमेंट पे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, हम ये कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में। आपके पास पिगमेंट है, पिगमेंट पे लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में मेनली कौन कन्वर्ट कर रहा है? पिगमेंट। लाइट को कौन एब्जॉर्व कर रहा है? पिगमेंट। ओके, कैन यू गेस व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड? आपको कह रहा है बताइए मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट क्या है? कौन है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट। लेट अस स्टडी द ग्राफ शोइंग द एबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल ए पिगमेंट टू एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। फर्स्ट ग्राफ को देखिए, ये दिखा रखा है क्लोरोफिल ए का। ये देखिए इस तरीके से उसकी मैक्सिमम पिक है, और फिर एक इस रेंज में है। 2 पिक शो कर रहा है क्लोरोफिल ए। एक पिक इसकी ब्लू रीजन में आती है, ये रीजन ब्लू वाली होगी। एक पिक ब्लू रीजन में आएगी और दूसरी पिक रेड रीजन में आएगी। ब्लू और रेड रीजन, इन 2 रीजन्स में हमें क्लोरोफिल ए की मैक्सिमम पिक देखने को मिलती है। ऑफ कोर्स यू आर फैमिलियर विद द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एज वेल एज विवग्योर। सही बात है, अगर विजिबल स्पेक्ट्रम की एवरेज कोई आपसे पूछता है वेवलेंथ क्या होगी, तो क्या बताएंगे आप? 390 to 760 नैनोमीटर, ये एवरेज है किसकी? विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की। वही अगर हम विवग्योर की बात करें तो 400 to
700 नैनोमीटर, जैसा आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, वो विबग्योर का है। लेकिन विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो 390 टू 760 नैनोमीटर। नाउ फ्रॉम फिगर 13.3a कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ या कलर ऑफ लाइट एट विच क्लोरोफिल ए शोज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। हमने बता दिया आपको ब्लू रीजन में मैक्सिमम मिलेगी। तो यहाँ आप आंसर कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ मिलेगी आपको, वो मिलेगी ब्लू रीजन में। डज इट शो अनदर एब्जॉर्प्शन पीक एट एनी अदर वेवलेंथ? हाँ ऑफ कोर्स, रेड वाली वेवलेंथ में मिलेगी मुझे। अब यहाँ ब्लू की वेवलेंथ भी पूछ सकता है, आप मेंशन करेंगे 430 नैनोमीटर। रेड अप्रॉक्सीमेटली 660 टू 760 नैनोमीटर, 660 टू 760 नैनोमीटर। ओके, नाउ लुक एट शोइंग द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन अ प्लांट। चलिए देखते हैं किस वेवलेंथ पे हो रही है। ये देखिए, ये वो रेंज है जहां मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है, ये वो रेंज है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है। ओके, कैन यू सी दैट द वेवलेंथ एट विच देयर इज अ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए that is in the blue and red region also shows higher rate of photosynthesis। ये आप ओवरलैप वाले ग्राफ से देख सकते हैं, ये मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस दिखाया है इस रीजन में, और इसी रीजन में क्लोरोफिल ए की भी मैक्सिमम पिक है। ये देखिए क्लोरोफिल ए की भी मैक्सिमम पिक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। Hence we can conclude that chlorophyll A is the chief pigment associated with photosynthesis। क्लोरोफिल ए क्या है? मेन पिगमेंट है। और आगे अभी मैं आपको बताऊंगा क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर का पार्ट होता है। That's why क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फिर आपसे पूछा है कि क्या 1-to-1 ओवरलैप है? नहीं, 1-to-1 ओवरलैप तो नहीं है, हालांकि उसी रीजन्स में शो कर रहा है, बट 1-to-1 ओवरलैप नहीं है। तो आप आंसर करेंगे नो। देख लीजिए यहाँ तक एनसीईआरटी डन है। Now next, these graphs together show that most of the photosynthesis takes place in the blue and red region। बात कर चुके हैं हम लोग इसके। Some photosynthesis does takes place at the other wavelength of visible spectrum। हमने ये भी देखा था कि 1-to-1 ओवरलैप नहीं है, अदर रीजन्स में भी फोटोसिंथेसिस हो रही है। Let us see how this happens। Though chlorophyll is the major pigment responsible for trapping light, other thylakoid pigment chlorophyll बी, जेंथोफिल, कैरेटिनॉइड्स विच आर कॉल्ड एसेसरी पिगमेंट्स। तो ये जो क्लोरोफिल बी हैं, कैरेटिनॉइड्स हैं, जेंथोफिल्स हैं, ये सब एंटीना का पार्ट होगा। आगे मैं बताऊंगा आपको एक एंटीना दैट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और साथ में रिएक्शन सेंटर की कॉन्सेप्ट। तो इन सब का काम होता है एनर्जी को कैप्चर करना और फाइनली ट्रांसफ़र करना क्लोरोफिल ए तक। एल्सो एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए, क्योंकि क्लोरोफिल ए क्या बना रहा है? रिएक्शन सेंटर बना रहा है। जैसे देखिए मैंने इस फिगर में लगा रखा है, ये सब क्या है? एसेसरी पिगमेंट्स हैं। क्लोरोफिल बी, कैरेटिनॉइड्स, जेंथोफिल्स होंगे ये, जो एनर्जी को कैप्चर कर रहे हैं और फाइनली एनर्जी कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं? क्लोरोफिल ए को। एसेसरी पिगमेंट्स के एग्जांपल्स ध्यान रखेंगे आप, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल। इंडीड they not only enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis but also protect chlorophyll A from photooxidation। तो एसेसरी पिगमेंट्स के दो रोल हुए, एक तो ये डिफरेंट वेवलेंथ को कैप्चर कर रहे हैं जिससे रेंज ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रही है, और सेकेंड ये क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचा रहे हैं। फोटो ऑक्सीडेशन होने पे क्लोरोप्लास्ट डैमेज हो सकती है। तो दो इसके मेजर रोल्स हैं। साथ ही साथ यहाँ एक और असर्शन रीजन की स्टेटमेंट है। ऊपर आपने देखा था, लिखा हुआ था सम फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस एट अदर वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये मैं असर्शन में लिख सकता हूँ, और रीजन में मैं ये डाल सकता हूँ बिकॉज द मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट अदर थैलाकॉइड पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल बी। यहाँ से देखिए ये रीजन में आ सकता है कि अदर थैलाकॉइड पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल एंड कैरेटिनॉइड्स एल्सो एब्जॉर्ब लाइट। तो असर्शन रीजन हम यहाँ से भी बना सकते हैं। ओके।